सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार, सुप्रभात। मैं रूपनारायण शर्मा, रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीजन सीनियर हिंदी फैकल्टी। और जैसा कि आपको पता है कि अभी हाल ही में राजस्थान बोर्ड अजमेर द्वारा क्लास 10th का जो हिंदी का पेपर हुआ है, बच्चों के अंदर बहुत सारी उत्सुकताएं हैं कि सर, काफ़ी फ़ोन भी आए कि सर मैंने प्रश्न किया था, क्या इसका आंसर यही होगा। तो बच्चों की बढ़ती हुई जिज्ञासा को शांत करने के लिए आपके सामने स्टूडियो में हाजिर हुए हैं, ताकि बच्चे जान सके कि उन्होंने किस तरह के प्रश्न हल किए। क्या जो आज बताए जा रहे हैं उनके हल, क्या वैसा ही पेपर उन्होंने दिया है। तो बच्चों, मैं आपको सीधे सीधे लेकर के चलता हूं कि माध्यमिक परीक्षा बोर्ड 2024 हिंदी जो आपको ये दिया गया था, तो इसी को हम आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं। सबसे पहले आपको निर्देश दिए गए थे, बिल्कुल दिए थे। पहला ही प्रश्न है आपका, और इसमें है कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन अनिवार्य लिखा है आपने। दूसरा, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, बिल्कुल किया है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखे, ऑब्जेक्टिव टिक नहीं करें, उत्तर पुस्तिका में लिखना था, लिखा होगा आपने। जिन प्रश्नों के आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखे, ताकि कॉपी चेक करने वाले भ्रमित ना हो। दूसरा, फिफ्थ है कि प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व क्या करना है, प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखे, यह भी आपने किया होगा। अब चलते हैं अपन प्रश्नों पर। बिल्कुल, प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके 12 पूछे गए हैं और एक प्रश्न 1 अंक का था। तो चलते हैं अपन पहला, रसिया शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। आपको जब पढ़ाया गया था तो उस समय बताया था रस प्लस इया, रसिया बताया गया था। और सबसे आसान प्रश्न, सबसे आसान प्रश्न अब सद, तो इसमें ब ऑप्शन आपका सही आंसर। और सारे बच्चों ने, लगभग जितने भी बच्चों ने एग्जाम दिया होगा, तो सभी का ये प्रश्न सही रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2, गुण स्वर संधि का सही उदाहरण है। प्यारे बच्चों, गुण संधि के विषय में मैंने आपको बताया भी था कि आ के बाद यदि ई आता है तो ए हो जाता है, बताया था, सारे बच्चों को पढ़ाया गया था। तो इसमें देखना है कि ए की मात्रा किसमें है। रमेश बिल्कुल है, विद्यालय में आ की है, इसमें आई की है, और इसमें निरोगी तो है ही नहीं। तो इसका सबसे उपयुक्त आंसर रमेश, जिसमें प्यारे बच्चों रमा प्लस संधि विच्छेद यदि अपन करें तो रमा प्लस ईस, और रमेश भगवान विष्णु को कहा जाता है क्योंकि वह रमा यानी लक्ष्मी के स्वामी हैं। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 3, उत्साह कविता के कवि, ये कवि शब्द है, ध्यान रखना आप। तो ये तो बिल्कुल ही आसान है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है, ये तो आपको जाते आ गया होगा। हाँ। क्वेश्चन नंबर 4, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की भाषा, कई बार बताइए। हाँ, कि रामचरितमानस की जो भाषा है अवधी भाषा है, बिल्कुल। तो द ऑप्शन इसका सही आपने किया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, गोपियों ने भ्रमर के बहाने किस पर व्यंग्य बाण छोड़े, उद्धव पर। प्रश्न पत्र को देखते ही हंसी चले मेरे को कि इतने प्रश्न, सीधे सीधे प्रश्न इसमें पूछे गए, पेपर बिल्कुल सामान्य था।
और दूसरी बात, जैसा जैसा आपको पढ़ाया गया, बच्चों को लग रहा था कि इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं क्या, लेकिन मेरे हिसाब से तो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे गए जो बिल्कुल ही आसान है। देखो आप, नागार्जुन का जन्म, जब आपको जीवन परिचय उस समय पढ़ाया था, कवि परिचय, तो बिहार में उनका जन्म हुआ था, बिल्कुल आसान प्रश्न है। कैप्टन किसका नाम था? चश्मे वाले का, पान वाले का, हवलदार साहब, नेताजी का? तो चश्मे वाले का कैप्टन कहा जाता था। लखनवी अंदाज व्यंग्य डॉक्टर यशपाल जी का था या नहीं था? बिल्कुल था। बाल गोविंद भगत की विधा कई बार बताई, हर टॉपिक की आपको विधाएं बताई गई है कि किसमें लिखा गया है, इसके रेखा चित्र में लिखा गया था। प्यारे बच्चे, संस्कृति का परिणाम सभ्यता है, संस्कृति वाले टॉपिक में पढ़ा है, रटा हुआ है। हमारे समाज में नाक, मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा का, यहां पर सी ऑप्शन आपके होना चाहिए। आगे है क्वेश्चन नंबर 12। इसको मैं मान सकता हूं कि ये कुछ ही बच्चों को आ पाया होगा। क्यों आ पाया होगा? कि हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास, क्योंकि बहुत कम बच्चों ने पढ़ा है। कौन सा है? देहाती दुनिया। शिव पूजन सहाय, जो माता का अंचल लिखा है, उन्होंने ये लिखा है, बिल्कुल। और प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, बिल्कुल है। किस भाव, अवस्था, गुण तथा दशा के नाम को क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आया नहीं आया? आ गया होगा। वे दूसरा है, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते, उन्हें आपको भी पता है कि विशेषण कहते हैं। बताया था ना आपको। क्वेश्चन नंबर 3, वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता, कर्म प्रयुक्त नहीं होगा तो अकर्मक हो जाएगी, क्रिया कहते हैं उसको भी, बिल्कुल। वे अव्यय लिख सकते हैं अपन, शब्द जो दो शब्दों या वाक्यांशों से जोड़ते हैं, बिल्कुल हो जाएगा। आगे है वे शब्दांश जो किसी शब्द के बाद में, पीछे, अंत में, हाँ, जो भी आपने लिखा होगा तो बिल्कुल सही लिखा होगा, अच्छा था। क्वेश्चन नंबर 6, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था कि हिंदी में उपसर्ग प्रकार के होते हैं। अब संस्कृत के तो 22 होते, अब पर्टिकुलर हिंदी में माने तो प्यारे बच्चों 10 होते हैं, और 10 के बारे में आपको पढ़ाया गया था, लिखाया भी गया था। अब जो कॉपी चेकिंग करने वाले हैं, जो बोर्ड ने आंसर की तैयारी की है, क्या वो 22 मान रहे हैं या 10 मान रहे हैं, ये उन्हीं के ऊपर डिसाइड करेंगे। तो आपका प्रयास था, ठीक है ना, अच्छा प्रयास आपने किया। आगे बढ़े अपन। क्वेश्चन नंबर 3 किससे संबंधित है? निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए, बिल्कुल। कितने नंबर का था? 6 नंबर का। तो गद्यांश पढ़ते कि वर्तमान में राष्ट्र को शारीरिक दृष्टि से मजबूत, निर्भय तथा ऐसे नव युवकों की आवश्यकता है जो अपने आप में, अपनी शक्ति में विश्वास करते हों। विवेकानंद की दृष्टि से नास्तिक वह है जो अपने आप में विश्वास नहीं करता। भारत के राष्ट्रीय आदर्श त्याग और सेवा को अपनाकर गरीबों, भूखी और पीड़ितों की सेवा में अपने को समर्पित करना ही राष्ट्र की सबसे बड़ी सेवा है। राष्ट्रभक्ति कोरी भावना नहीं है, अरे उसका आधार विवेक और प्रेम है, जिसकी अभिव्यक्ति विवेकपूर्ण कार्य करते हुए बाहरी भेदभाव को भूल करके
हर एक मनुष्य से प्रेम करने में देखी जा सकती है। विवेकानंद के उपदेश का ध्येय वाक्य है, उठो जागो तब तक रुको नहीं जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला है गद्यांश का उचित शीर्षक। तो उचित शीर्षक के रूप में क्या अपन दे सकते हैं? राष्ट्र उत्थान। राष्ट्र उत्थान बिल्कुल दे सकते हैं, ठीक है। राष्ट्र का विकास, राष्ट्र का उत्थान। दूसरा, वर्तमान में कैसे युवाओं की आवश्यकता है। प्यारे बच्चों, यहां से लिखा होगा आपने भी कि वर्तमान में ऐसे युवाओं की आवश्यकता है जो अपने आप में और अपनी शक्तियों पर विश्वास करते हों। तो आपने क्वेश्चन नंबर एक का आंसर, दो का आंसर यहां से लिया होगा, बिल्कुल लिया होगा, आ गया होगा आपको। तीन का देखो, राष्ट्र की सबसे बड़ी सेवा क्या है? क्या है? राष्ट्र की सबसे बड़ी सेवा है गरीबों, भूखों, पीड़ितों की सेवा में अपने को अर्पित करना ही राष्ट्र की सबसे बड़ी सेवा है। तो यहां पर अपन क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दे सकते हैं इससे। आपने भी ऐसे किया होगा। फोर्थ है कि विवेकानंद के उपदेश का ध्येय वाक्य क्या है? ध्येय वाक्य क्या है? कि उठो जागो तब तक रुको नहीं जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। आगे है कि राष्ट्र भक्ति के भावना का आधार किसे माना गया है? प्यारे बच्चों, ये देखिए, राष्ट्र भक्ति की भावना का आधार विवेक और प्रेम को माना गया है। बिल्कुल आपने भी ऐसे ही किया होगा, इसमें बिल्कुल किया है। तो इसको राष्ट्र उत्थान, राष्ट्र भक्ति अपन उचित शीर्षक बना सकते हैं। आगे चलें, अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसमें आस्तिक शब्द है, तो बिल्कुल आस्तिक तो एक सिंपल है, विपरीतार्थक है, तो नास्तिक हो जाएगा, जो आपकी इसमें दिया हुआ भी है। हो जाएगा, नहीं होगा? हो जाएगा। आगे चले अपन। अब है क्वेश्चन नंबर 4। उसमें अपठित गद्यांश था, इसमें अपठित काव्यांश है कि निम्नलिखित अपठित काव्यांश पद्यांश है। भाई ये ध्यान रखना, थोड़ा सा इसमें सुधार करेंगे अपन। पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपने पुस्तिका में लिखिए। है कौन शब्द में थोड़ा सा सुधार है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में। मग, मग एक मार्ग से बना हुआ शब्द है, ये ध्यान रखना। नहीं आया होगा तो ऐसे अर्थ निकालना पड़ा होगा आपको, थोड़ी सी समस्या तो रही होगी। खमठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़ मानव जब जोर लगाता है। अरे पत्थर पानी बन जाता है, गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर मेहंदी में जैसे लाली हो। अरे वृत्तिका तुलिका बीच उजियारी हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं पाता है। प्यारे बच्चों, बिल्कुल शीर्षक मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, बिल्कुल शीर्षक हो जाएगा। आदमी के मार्ग में कौन नहीं टिक सकता? हाँ, विघ्न बाधाएं आदमी के मार्ग में टिक नहीं सकती, क्योंकि इस कविता में बच्चों शौर्य पराक्रम, मानव के शौर्य पराक्रम का एक बखान किया गया है। पत्थर कब पानी बन जाता है? जब मानव के असीम प्रयास होते हैं तो पत्थर भी पानी बन जाता है। रोशनी किसे नहीं मिलती? किसे नहीं? जो बत्ती को नहीं जलाएगा तो रोशनी कहां से मिलेगी? जो व्यक्ति प्रयास नहीं करेगा तो काम कैसे सफल होंगे? पर्वत के पांव कब उखड़ जाते हैं? जब मानव अपने पूर्ण सामर्थ्य से जोर लगाता है तब पर्वत के भी पांव उखड़ जाते हैं। आगे चले अपन।
मेहंदी के बीच क्या छिपा हुआ होता है? क्या छिपा हुआ होता है? लाली, लाल रंग छिपा हुआ होता है। बिल्कुल। हो जाएगा, नहीं होगा? हो गया होगा ना। चलो, अब है क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्नलिखित लघुत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में लिखिए। और प्यारे बच्चों, 7 प्रश्न 2-2 नंबर के आपसे पूछे गए थे, यानी एक प्रश्न 2 नंबर का था। 14 अंक का आपका ये लघुत्तरात्मक प्रश्नों का है, जो 40 शब्दों के लगभग आपको लिखना था। प्यारे बच्चों देखिए, शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए किस प्रकार उपयोगी हैं। इसमें अपन ने वो भी पढ़ा था कि शहनाई और डुमराव एक दूसरे के पूरक है, समपूरक है, पढ़ा था, लिखा है भी था आपको आंसर ऐसा। तो शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए किस लिए उपयोगी है? क्योंकि शहनाई की जो रीढ़ है, डुमराव जहां पर सोन नदी है वहीं पर एक उसके किनारे पे एक नरकट घास पाई जाती है, उससे शहनाई की रीढ़ तैयार होती है। तो शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी माने गए हैं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 कि हालदार साहब ने जब नेताजी की मूर्ति को पहली बार देखा तो उनकी दृष्टि में क्या बात खटकती है? कि नेताजी अच्छे लग रहे हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ऐसे जो नारे उन्होंने बोले थे वो याद दिलाते हैं। लेकिन नेताजी की मूर्ति पर सब कुछ था, लेकिन चश्मा न होने के कारण उनकी मूर्ति एक अधूरी अधूरी सी हालदार साहब को लगती थी, और यह बात उनको खटकती भी थी। ऐसा ही आंसर लिखा होगा आपने, मेरे को पूर्ण विश्वास है। आपने मेहनत की है, सच्ची मेहनत की है, पढ़ा है, अध्यापक का सपोर्ट किया है, अध्यापक ने आपका साथ दिया है। बिल्कुल जैसा जैसा आपको पढ़ाया गया है वैसा ही आपने पढ़ा है। तो मेरे को 100% आप पर विश्वास है कि आपने भी वैसा ही लिखा होगा। प्यारे बच्चों, छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान देखकर कवि के मन में क्या भाव मरते हैं? यह दंतुरित मुस्कान कविता के आधार पर समझाइए। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी कि छोटे से मुस्कान बच्चे के मनोहारी मुस्कान को देख करके कवि के मन में ये भाव उमड़ते हैं, हाँ, कि जैसे तो कोई शेफालिका के फूल झड़ रहे हों, जैसे तो कवि की झोपड़ी में भी कमल खिल रहे हों, ऐसे भाव उमड़ते हैं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 आसान। कविता के मूल भाव, उत्साह कविता के मूल भाव। उत्साह कविता में बादल सामाजिक क्रांति का प्रतीक है, जो समाज में नव चेतना लाने के लिए कवि देश की युवा पीढ़ी के लिए एक नए सृजनात्मक कार्य करके अपने अधिकारों के प्रति और समाज में सुख शांति के प्रति जागरूकता लाना चाहते हैं। वैसा ही आपने लिखा है, बिल्कुल। तो इन प्रश्नों में भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी। आगे चले अपन, आगे चले, प्रश्न नंबर 9 पे चलते हैं अपन। प्यारे बच्चों, गैंगटॉक शहर को देख करके लेखिका को क्या अनुभूति हुई? गैंगटॉक शहर को देख करके अनुभूति हुई कि जिसकी सुबह शाम रात सबसे अनोखी है। यहाँ के लोग दिन रात परिश्रम करके इस प्रकृति को, इस शहर को इतना सुंदर बनाए हुए हैं। जैसे तो झालरें, हाँ, रात्रि का परिवेश देखा, जैसे तो सारा गैंगटॉक शहर झालरों से जगमगा रहा है, तारों की तरह टिमटिमा रहा है। हाँ, आगे है क्वेश्चन नंबर 10। सांप निकलने पर पानी फेंकते बच्चों की क्या प्रतिक्रिया हुई? किस पाठ के आधार पर? माता का आंचल पाठ के आधार पर। जैसे ही बच्चों ने सांप के बिल में पानी फेंका, ये सोचकर के फेंका कि चूहे का बिल है, लेकिन गणेश जी का वाहन ना आकर के शिव जी का वाहन वहां पर आता है, सांप आता है, सांप फन फैलाता है। सारे के सारे बच्चे गिरते पड़ते, हाँ, घरों की ओर दौड़ते हैं। सारे के सारे बच्चे भय से कांप रहे होते हैं, लेखक भी भय से कांप रहा होता है, और वह जाकर के, हाँ, दिन रात अपने पिताजी के साथ रहा। लेकिन उस समय जब उसको इतना डर सता रहा था तो पिताजी पास में खड़े थे, वह उनके पास न रुक करके
माँ की गोद में जाकर के शरण लेता है। ये भी समझ में आ गया। अच्छा क्वेश्चन है। नमक मिर्च लगाना, मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग। बात को बड़ा चढ़ा कर कहना, बड़ा चढ़ाकर कहना। आसान है, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। वाक्य प्रयोग भी आपने कर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर के पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। और कितने प्रश्न हैं प्यारे बच्चों? कितने प्रश्न है? 4 प्रश्न है। और नंबर भी कितने हैं? 4। और गद्यांश कहां से लिया है? संस्कृति से। संस्कृति से लिया है भदंत आनंद कौशल्यान का, कि आग के आविष्कार में कदाचित पेट के ज्वाला की प्रेरणा एक कारण रही। सुई धागे का आविष्कार के शायद शीतोष्ण बचने और शरीर को सजाने की प्रवृत्ति का विशेष हाथ रहा। अब कल्पना कीजिए कि उस आदमी की जिसका पेट भरा है, जिसका तन है, ये तन ढका है, लेकिन जब वह खुले आकाश के नीचे सोया हुआ रात के जगमगाते तारों को देखता है तो उसको केवल इसलिए नींद नहीं आती क्योंकि वह यह जानने के लिए परेशान है कि आखिर यह मोती भरा थाल क्या है। पेट भरने तन ढकने की इच्छा मनुष्य की संस्कृति की जन्य नहीं है। पेट भरा और तर की जगह तन कर है भैया। तन ढका होने पर भी मानव जो वास्तव में संस्कृत है वो निठल्ला नहीं बैठता। तो प्यारे बच्चों, आग के आविष्कार की में क्या प्रेरणा रही होगी? हाँ, कदाचित, तो यहां पर अपन कह सकते हैं कदाचित पेट भरने की ज्वाला की प्रेरणा एक कारण रही होगी। तो पहला प्रश्न आपने यहां से लिया होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। लिया है? हाँ। प्रश्न नंबर 2, शरीर को सजाने की प्रवृत्ति किसका आविष्कार तो बनी होगी? तो प्यारे बच्चों, सुई धागे का आविष्कार बनी होगी। प्रश्न नंबर 3, खुले आकाश के नीचे सोए व्यक्ति को नींद क्यों नहीं आती? क्यों नहीं आती है? हाँ, वो ये सोचता है कि आखिर ये मोती भरा थाल क्या है। वो जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है, वो जानना चाहता है कि क्या है ये, कहां से आते हैं, क्यों टिमटिमाते हैं। हाँ, इसलिए उसको क्या नहीं आती है? नींद नहीं आती है। प्यारे बच्चों, 4th, वास्तव में संस्कृत मानव क्या नहीं कर सकता? संस्कृत मानव निठल्ला नहीं बैठ सकता। यदि उसका पेट भरा हुआ भी है, तन ढका हुआ भी है, लेकिन वह निठल्ला नहीं बैठेगा। वह कोई ना कोई उसके अंदर एक जिज्ञासा प्रवृत्तियां होती है। वह प्रकृति के विषय में सब कुछ जानना चाहता है। ये बात समझ में आ गई आपको? तो ये 4 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया था। अच्छा प्रश्न था। अथवा में मुझे ऐसा लगता है कि आपने अथवा वाला किया होगा, क्योंकि अथवा में क्या है, गद्यांश छोटा था 3 लाइनों का। हाँ, कि आजाद हिंद फौज के मुकदमे के सिलसिला था। सभी कॉलेज स्कूल दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान था। जो नहीं कर रहे थे वे छात्रों को एक बहुत बड़ा समूह वहां जाकर के हड़तालें करवा रहा था। शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग चौपट मुख्य बाजार चौराहे पर इकट्ठा हुआ, फिर भाषणबाजी। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रहा होगा कि किससे लिया गया था। हाँ, कहां से लिया गया है गद्यांश? मनु भंडारी जी, एक कहानी यह भी। बिल्कुल। आगे, हड़ताल का आह्वान किस सिलसिले में हो रहा था? हाँ, किस सिलसिले में किया गया? राष्ट्रीय स्वतंत्रता स्वाधीनता आंदोलन पढ़ा है ना अपन ने। आगे है, जो हड़ताल नहीं कर रहे थे उनके प्रति क्या प्रतिक्रिया थी? क्योंकि जो हड़ताल नहीं कर रहे थे वो छात्रों का एक बहुत बड़ा समूह वहां जाकर के हड़तालें करवा रहा था। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 2 का, शाम को विद्यार्थी वर्ग कहां इकट्ठे हुए? चौपड़ मुख्य बाजार पर। 3 का, विद्यार्थियों को इकट्ठे होने के बाद क्या हुआ? भाषणबाजी हुई, नारेबाजी हुई। ठीक है, यह भी आपने
किया होगा? आसान, बिल्कुल आपके जो गद्यांश से संबंधित प्रश्न पूछे गए बिल्कुल आसान। और सबसे अनोखी बात यह रही कि क्वेश्चन नंबर 13 आपकी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका का पहला ही सूरदास और उसका भी पहला पद कि उधो तुम हो अति बड़ी भागी। बच्चों ने इसको इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, इतना पढ़ा कि कंठस्थ हो गया। हर बच्चे को ये कंठस्थ रहा है। और इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए, जैसे पहला, गोपियों ने किसे बड़भागी कहा? उद्धव को। बिल्कुल 1 नंबर का इतना सा ही लिख पाओगे। 2, उसे बड़भागी क्यों कहा? क्योंकि श्री कृष्ण के साथ में रहे और श्री कृष्ण के प्रेम में नहीं फंसे। तीसरा, पूरी इन 5 से अभिप्राय क्या है? कमल का पत्ता जो जल में रहकर भी जल से अछूता रहता है। तेल की गागरी पानी में डुबोने पर क्या प्रभाव? पानी का कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है, वो चिकना घड़ा है। ये भी आपने किया होगा। अच्छा प्रश्न है, यही किया होगा जहां तक है मेरे को। और नहीं किया होगा तो जयशंकर प्रसाद जी की आत्मकथा, जिससे पूछा गया था कि मधु पर गुनगुना कर, पहली लाइन 4 लाइन कि मधु पर गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी, यह अपनी मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्यक जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अरे अपना व्यंग्य मलिन उपहास। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, मधु पर गुनगुना करके क्या कर रहा है? अपने मन की अभिव्यक्ति को प्रकट कर रहा है। मधुप किसके लिए आया? यहां पर भंवरे के लिए। क्या कर रहा है? अपने मन के विचारों को प्रकट करना चाह रहा है। पत्तियां क्यों गिर रही है? क्यों गिर रही है? कि जब पत्तियों का जीवन पूरा होता है तो अपने आप पेड़ों से झड़ जाती है। तो यहां पर पत्तियां झड़ने का मतलब है कि जो कवि का जीवन है वह निराशावादी, उदास है और उसका जीवन का बहुत कुछ अंश उसने जी लिया है। अब जो बचा हुआ शेष समय है वो पतझड़ के समान है, कभी भी जीवन खत्म हो सकता है। अनंत नीलिमा में क्या छिपा है? हाँ, क्या छिपा है? लोगों के असंख्यक जीवन के इतिहास छिपे हुए हैं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, व्यंग्य मलिन उपहास से क्या तात्पर्य है? कि जिसने भी अपनी आत्मकथा लिखी है वह केवल हंसी के पात्र बने हैं और कुछ भी नहीं। यही आपने लिखा होगा, बिल्कुल लिखा होगा। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन कैसा है देखते हैं। देखिए भाई, ये अधना को अथवा कर लेना, अथवा है ये, ठीक है ना, ये गलत है इसमें। कि हालदार साहब भावुक हैं, इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। हालदार साहब की आंखें क्यों भर आई? नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर उत्तर लिखिए। प्यारे बच्चों, नेताजी का चश्मा अंतिम समापन की ओर, जब उन्होंने अपने ड्राइवर से कह दिया था कि कैप्टन मर चुका है और मूर्ति पर चश्मा लगाने वाला कोई भी नहीं है, अब हम पान भी नहीं खाएंगे, तेज रफ्तार से चौराहे से गाड़ी निकालनी है। तब ड्राइवर ने तेज रफ्तार से गाड़ी निकाली और यह सोच रहे थे पहले कि मैं मूर्ति की तरफ देखूंगा भी नहीं, लेकिन उनकी अनायास जैसे ही नजर पड़ती है और उनकी नजर सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर पड़ती है तो आंखों पर एक सरकंडे का चश्मा लगा हुआ होता है। वो जोर से चीखते हैं, गाड़ी रोको। अरे गाड़ी रुके न रुके, फाटक खोल करके वो चले जाते हैं और यह सोच करके कि बड़ों में हो या न हो, लेकिन आज बच्चों में देश प्रेम की भावना है, इसलिए उन्होंने क्या है, नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा जैसा उनको आया है उन्होंने बना करके लगाया है। यह सोच करके उनकी आंखें भर आई। बिल्कुल ऐसा ही लिखा होगा। एक ये नहीं आया होगा तो अथवा में दूसरा ही पूछा गया था कि लखनवी अंदाज व्यंग्य में लेखक ने किस वर्ग पर कटाक्ष किया है? जो दिखावटी पाश्चात्य संस्कृति, सामंतशाही
प्रथाओं को अपना करके अपने जीवन को दिखावटी संस्कृति में खत्म कर देते हैं, उन लोगों पर कटाक्ष किया है। क्योंकि यहाँ पर जो नवाब साहब हैं, जो खीरा लेकर के वो उसको खाना चाहते हैं, भूख भी है, लेकिन सामने बैठे हुए लेखक को देख करके वह खा नहीं पाते हैं और वह सारे के सारे खीरे को, अरे खाने योग्य चीज को वो फेंक देते हैं। उनको ये पता नहीं चलता है कि खीरा खाने के लिए होता है, न कि फेंकने के लिए। लेकिन दिखावटी संस्कृति में आकर के आज जो हमारे सामंतशाही वर्ग का पतन का कारण रहा, इसी पतन से लोगों को शिक्षा देने के लिए ये लखनवी अंदाज व्यंग्य लिखा गया है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी। अरि शब्द सेवकाई, अरि करनी जो करिय लड़ाई। ये सही है ये पंक्ति, ठीक है ना। तो इसमें भी थोड़ा सा करेक्शन है, तो पंक्ति आपको लिख दी मैंने। पंक्ति के आधार पर बताइए कि परशुराम ने राम के किस कार्य को शत्रु के समान माना। कि जो परशुराम जी ने बताया कि जो सेवक तो वही होता है जो सेवा करता है। अरे शत्रुता करने वाला तो हमेशा लड़ाई करता है। कि हे राम सुनो, ये कोई साधारण धनुष नहीं था, ये मेरे गुरुजी का धनुष था, इसकी रक्षा करना मेरा दायित्व था। जिसने भी इस धनुष को तोड़ा होगा वह सहस्त्र बाहु नामक राजा के समान ही मेरा शत्रु है। तो प्यारे बच्चों, आपने भी इसी तरह का लिखा होगा, और आपको यदि ये नहीं आया होगा तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, क्योंकि ये आसान है, ऐसा तो कोई है नहीं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला रचित अट नहीं रही है, जिसमें क्या है, ये फाल्गुन की मस्ती, जो अभी फाल्गुन महीना ही चल रहा है, मादकता का वर्णन, ये तो इससे भी ज्यादा आसान है। और आपने जिसका वर्णन किया है तो पढ़ाया भी गया होगा आपको, और बहुत सारा पढ़ाया। रेजोनेंस की डीपीपी की मैं बात करूं, सीट की बात करूं, तो ये तो बच्चों के लिए बिल्कुल ही आसान प्रश्न है। सारे के सारे प्रश्न रेजोनेंस की डीपीपी और सीट से थे, कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी। आगे चलें, आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते अपन। जीवन परिचय, जो आपको बताया भी गया था कि हर वर्ष एग्जाम में एक कवि का और एक लेखक का जीवन परिचय, कृतित्व एवं व्यक्तित्व पर प्रकाश डालने वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। इस बार तुलसीदास जी के कृतित्व और व्यक्तित्व के बारे में अपन को बताना था कि तुलसीदास जी का जन्म 1532 में, हाँ, सौरो गांव कुछ मानते, कुछ राजापुर मानते हैं। इन्होंने रामचरितमानस की रचना की, अवधी और ब्रज भाषा को अपनाया, प्रभु राम के लिए सारा जीवन समर्पित किया। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसीबाई, पत्नी का नाम रत्नावली था। हाँ, इन्होंने 1574 में रामचरितमानस की रचना की, जिसमें 7 कांड, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका और उत्तरकांड की 7 कांडों में उसको विभक्त किया है। तो जहां तक है कि यशपाल भी कोई ऐसा कोई कठिन क्वेश्चन था नहीं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछा गया था। तो या तो ये और ये, इन दोनों में से आपने किए होंगे और प्रश्न अच्छे थे, कोई दिक्कत आपको आई नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 17, जाने कितने ऋण है हम पर इन नदियों का, हिम शिखरों का। और प्यारे बच्चों, कहां से पूछा गया है? साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर बताइए कि मणि ने ऐसा क्यों कहा होगा। जब जितेंद्र से पूछा गया कि ये नदियों का पर्वतों पर ढकी हुई पहाड़, जो बिल्कुल उनको बहुत सुंदर लग रही थी, जल संचयन की व्यवस्था समझाने के लिए, नदियों का जिसको हम, हाँ, स्वच्छ बनाए रखने की प्रेरणा हमें मिलती हमेशा, तो मणि ने ऐसा इसलिए कहा होगा कि सर्दी के दिनों में सारे के सारे पर्वत, अरे पानी को अपने ऊपर संचित करते हैं बर्फ के रूप में, लेकिन जब भीषण गर्मी आती है
मानव के गले सूखने लगते हैं, जमीनें प्यासी मरने लगती है, अरे जानवर प्यासे मरने लगते हैं, तब पर्वत उस बर्फ को पिघला पिघला करके नदियों के माध्यम से इस धरती को सींचते हैं। तो हमारे ऊपर जाने कितना उपकार है किसका, इन पर्वतों का। बिल्कुल ये आ गया होगा आपको। एक अथवा में ये भी आपसे पूछा गया है, अच्छा प्रश्न है कि एक दिन हिरोशिमा पर कविता लिखी, जापान में नहीं भारत लौटकर रेलगाड़ी में बैठे बैठे अज्ञे ने हिरोशिमा में तत्काल कुछ न लिखकर भारत लौटने पर कविता क्यों लिखी? हाँ, ताकि भारत के लोगों को ये बता सके कि हिरोशिमा पर किस तरह से रेडियो धर्मिता का प्रभाव रहा, किस तरह वहां पर जीवन व्यतीत कर रहे हैं, किस तरह से उसका प्रभाव जब मानव पर पड़ता है तो पूरा शरीर एक भाप के रूप में उड़ करके एक विलीन हो जाता है। क्योंकि पत्थर की शिला पर जब उसने मानव की आकृति को देखा था तो अज्ञेय साहब की रूह कांप गई। वह एक प्रत्यक्ष जो उनका अनुभव चल रहा था वो प्रत्यक्ष अनुभूति में बदल जाती है। उनका मन बहुत दुखी हो गया कि इतना भयंकर प्रभाव तो आपने भी ऐसा ही लिखा होगा, लेकिन मेरे को जहां तक है आपने ये पहला वाला इसमें किया होगा। और प्यारे बच्चों, अब प्रश्न नंबर 18 जब आपको पढ़ाया था और बहुत सारे बच्चों पूछते हैं कि सर आपका इतने वर्षों का अनुभव रहा है तो आप हमें यह भी बता दीजिए कि किस तरह के निबंध पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, मेरी पहली ही मानसिकता इस पर रही है कि शिक्षा से संबंधित निबंध आप तैयार कर लेना, या पर्यावरण से संबंधित तैयार कर लेना, एक सामाजिक स्तर के निबंध तैयार कर लेना। तो बच्चों ने कि सर हम तो तीनों ही तैयार कर लेंगे, तो बिल्कुल 4 पूछे जिसमें से एक करना है, कन्या भ्रूण हत्या समाज से संबंधित, शिक्षा के क्षेत्र में मोबाइल की उपयोगिता, दूसरा पर्यावरण प्रदूषण से बढ़ता है ध्वनि प्रदूषण, और मेरे जीवन का अविस्मरणीय घटना। तीनों चारों प्रश्न वैसे के वैसे। तो इसमें भी बच्चों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई होगी। एक 2 तरह के पत्र आपको पढ़ाए गए, औपचारिक अनौपचारिक। औपचारिक में भी प्रार्थना पत्र, इधर से शिकायती पत्र, व्यवसायिक पत्र, एक अनौपचारिक पत्र, ये। लेकिन इस बार जो पूछे गए क्वेश्चन नंबर 9 में, स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नाहरपुरा का छात्र राहुल मानकर के अपने विद्यालय में प्रधानाचार्य को पुस्तकालय सप्ताह मनाए जाने हेतु प्रार्थना पत्र बिल्कुल आसान रहा। और मेरे को लगता है कि जिन जिन प्रश्नों ने हल किया है, पढ़ा है, और कहीं ना कहीं रेजोनेंस के डीपीपी मॉड्यूल को उठा करके देखा है, तो इनको बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन आ गया होगा। या ये भी किया होगा, जीवन में अनुशासन का महत्व बताते हुए एक अनौपचारिक पत्र यहाँ पर पूछा गया है, तो ये भी आसान रहा होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं आई होगी। और ऐसा मेरा विश्वास है कि पत्र जो लेखन आए दोनों ही आसान है। 4 में से 4 नंबर आपके इसमें आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर अंतिम है, क्वेश्चन नंबर 20, जिसको अपन कह सकते हैं कि महिला उद्यमिता केंद्र द्वारा बनाए गए अचार पापड़ की बिक्री हेतु एक विज्ञापन तैयार। विज्ञापन के बारे में आपको बताया गया था कि सबसे पहले आप कंपनी का नाम, जिस चीज की बिक्री कर रहे हो उसकी विशेषताएं, यदि फोटो संभव हो सके तो फोटो, स्लोगन आपने बनाया होगा, आपको कई बार कहा भी गया है, और स्लोगन के नीचे आपने एक संपर्क सूत्र डाला होगा, चाहे मोबाइल नंबर या अबस जो भी आपने डाला है, फिर उसको बॉक्स में पैक किया होगा। तो इसी तरह जो अपन ओवरऑल पेपर को देखे प्यारे बच्चों, पेपर आसान था। 50% जो पेपर है बिल्कुल सभी को आया होगा। फिर 50% के ऊपर जब पेपर किया होगा थोड़ा सा कठिन 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 कठिन। और देखो भाषा का पेपर है, हिंदी भाषा का, इस पे लिखने पर, आपकी राइटिंग पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है। तो जिन बच्चों ने जैसा लिखा है, जितना लिखा है, उतने ही उनके नंबर इसमें आने की संभावनाएं रहती है। तो
इसी आशा और विश्वास के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके अच्छे से अच्छे नंबर आपको मिले और आ, अच्छे से अच्छे नंबर लेकर के आप जो उम्मीद करते हैं वैसे ही नंबर, उससे ज़्यादा नंबर आपको मिलना चाहिए। तो इसी आशा और विश्वास के साथ मैं सभी प्यारे बच्चों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज हमने राजस्थान बोर्ड का कौन सा हिंदी का जो 2024 का प्रश्न पत्र था इसको हल किया। तो सभी प्यारे बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।